नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज 11 जून 2024 है, यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्म दिवस। हमारी टीम के तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज बिहार के एक बड़े नेता, जो कि केंद्र में मंत्री भी रहे, इस बार के लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। लेकिन लालू यादव के जन्मदिवस पर जिस तरीके से उन्होंने बधाई दी है, उसके बाद बिहार की सियासत में काफी ज्यादा चर्चा चलने लगी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ देंगे? क्या लालू प्रसाद यादव के करीब जा रहे हैं? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रशांत किशोर, जिन्होंने पूरे बिहार में जनसुराज यात्रा निकाली, अब लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो जनसुराज पार्टी बनाएंगे और बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े ऐलान करने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की राह भी काफी मुश्किल होते जा रही है। विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा पर ही कमेंट ले लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बधाई दी है और कहा है कि एक समय में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा। कुछ समय पहले तक लोकसभा चुनाव के दौरान जंगल राज की चर्चा चल रही थी, लेकिन चुनाव हारते जो सुर बदले हैं, क्या इफेक्ट है इसका? और आगामी जो बिहार की सियासत है, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें क्या असर पड़ते दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें शिष्टाचार है और सच्चाई भी है, दोनों है। नेता एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं उचित अवसरों पर। तो ये लालू प्रसाद का जन्मदिन आज है, तो इसलिए उन्होंने बधाई दी। और उन्होंने जो कहा कि एक समय सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा, तो उन्होंने इसमें कुछ गलत नहीं कहा। लालू यादव तो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं ही, और वही कमाई उनकी है जो आज तक चल रही है, और उसी वजह से उनका जनाधार इतना मजबूत है। जिस समय वो मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने बहुत अभियान चलाया था गरीबों को जागरूक करने के लिए, पिछड़ों को जागरूक करने के लिए। जो गरीब बच्चे धूल में खेलते रहते थे, गंदगी में खेलते रहते थे, उन बस्तियों में वो जाते थे, उनको नहलवाते थे, अपने खड़ा होकर के साबुन लगा के सफाई करवाते थे। तो और उनको ये हर सभा में वो नारा देते थे कि पढ़ना लिखना सीखो। तो ये एक बड़ा अभियान था, और उसी का असर आज दिख रहा है कि बिहार में जो जागृति, राजनीतिक जागृति या सामाजिक जागृति आई है, वो उसमें लालू प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसी की चर्चा उन्होंने की है। मगर ये तो एक बात हो गई, इसके पीछे एक दूसरी बात भी है जो एनडीए के लिए चेतावनी है, और वो ज़्यादा गंभीर है। पहली बात तो शिष्टाचारवश उन्होंने कही, और इसी आड़ में उन्होंने एनडीए को चेतावनी भी दे दी कि अगर कोई व्यवस्था हमारी नहीं हुई तो हमारे लिए दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। तो अब एनडीए को सोचना है कि उनको कैसे कहाँ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये भी चर्चा है, और इसको लेकर के वो उनके करीबी लोग ये खुलकर कहते भी रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने ही उनको हराया, और पवन सिंह जो वहाँ खड़े थे उसमें भाजपा के कुछ नेता उनको उनकी पीठ ठोक रहे थे, इसीलिए वो उन्होंने नाम वापस नहीं लिया, और नतीजा ये हुआ कि रिजल्ट उनके खिलाफ गया। तो अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मगर उनके लोगों का ये आरोप है। हो सकता है सच्चाई हो सकता है नहीं भी हो। तो ये एक चेतावनी है, और इसको एनडीए के नेताओं को विचार करना होगा। वैसे एक बात मानना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा में इतनी नैतिकता जरूर है कि वो जब भी पार्टी छोड़ते हैं, दल बदलते हैं, तो सदन की सदस्यता से तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। उसके लिए वो कोई चिल्लपो नहीं करते हैं। ये एक बड़ी बात है। आजकल के दौर में लोग कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। शरद यादव जैसे बड़े समाजवादी नेता, जब वो पार्टी से निकाले गए या छोड़ा उन्होंने, तो राज्यसभा की सदस्यता उनकी गई, तो उसको लेकर के वो उन्होंने कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा दिया था। मगर जब भी उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी है, तो तत्काल
इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो राज्यसभा से हो या विधान परिषद से हो, उसमें क्षण भर की देरी नहीं लगाते वो। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल तो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके का कुशवाहा राजनीति अभी बिहार में देखने को मिला लोकसभा के चुनाव में, और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये रहा कि पूरा शाहाबाद बीजेपी के खिलाफ हो गया, और हश्र ये रहा कि कोई सीट ही नहीं जीत पाया एनडीए उधर। और उपेंद्र कुशवाहा जब इस तरीके से लालू यादव के प्रति अपना प्यार उमारते हैं, तो कहा जाए कि कुछ ना कुछ तो चेतावनी उन्होंने एनडीए को तो दी ही, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री बनने की उनकी चर्चा चल रही थी कि दूसरे रास्ते से उन्हें सदन में लाया जाएगा, ये सब कुछ नहीं मिला, तो क्या वो एक बड़ा कारण है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेके मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले ही ये चर्चा हो रही थी, और हम लोगों ने भी ये उम्मीद जताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रालय में ज़रूर जगह दी जाएगी। जब स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं, उनको भी जगह मिली है, और कई ऐसे सांसदों को जगह मिली स्मृति है। ईरानी को तो जगह नहीं मिली है। ये चर्चा चली उनको थी। उनको उनको जगह दी जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की अपनी एक जगह है, और कुशवाहा मतदाताओं पर लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से ढोरे डाले और कई जगहों पर प्रत्याशी देकर, और उनके प्रत्याशी जीते, जिस जहाँ वहाँ जहानाबाद में जीत गए, औरंगाबाद में जीत गए, औरंगाबाद में बड़ी जीत हो गई, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ उसको कहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने एक अवसर मैंने एक दिखाया कि ये राजनीति हमारी जो है वो काम कर गई। उपेंद्र कुशवाहा को अब एक वो रास्ता दिख रहा है कि कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ जाने पर, क्योंकि अब तो उनकी राजनीति खत्म दिख रही है। अगर उनको केंद्र की राजनीति में नहीं रखा गया या राजनीति से उनको अलग किया गया, तो लेकिन उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक है, इसको मानना पड़ेगा। वो कुशवाहा समाज के नेता हैं, ये मानना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी और उन दोनों की नहीं चली, या आरा की सीट उनको हारना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पर कुशवाहा मतदाताओं ने सहयोग नहीं किया। तो इसको लेकर एक चर्चा तो बिहार के राजनीति में है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए अगर तरजीह नहीं देती है, तो आगे चल के एनडीए को घाटा होगा, और लालू प्रसाद यादव इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। आज जन्मदिन पर बधाई देने के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा है, उसमें राजनीति को ज़रूर देखना चाहिए। उसके बिल्कुल संकेत हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत दे दिया है कि हमें तरजीह नहीं मिली तो मेरे लिए रास्ता खुला है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ा था, तब तेजस्वी यादव का ही विरोध करके उन्होंने छोड़ा था। लेकिन अगर तेजस्वी यादव का नेतृत्व वो कबूल करते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के साथ चले जाते हैं, एनडीए के लिए कितना बड़ा झटका होगा? नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में कितनी बड़ी सेंधमारी हो सकती है? देखिए, उसमें थोड़ा विभाजन जरूर होगा, मगर ये नहीं कि पूरा का पूरा लौकुश समाज उधर चला जाए। जैसे आप देख लीजिए, मुकेश सहनी का उदाहरण सामने है। मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, तो उनके कुछ विधायक भी जीत करके आए, मगर जैसे ही एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ा, वो पैदल हो गए। मगर उन्हीं के पार्टी के राजभूषण चौधरी, जो भाजपा में आ गए थे 2 साल पहले, वो मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत गए, और उसके पीछे मल्लाह जाति के मतदाताओं का बड़ा योगदान था। तो किसी एक नेता के कहीं आने जाने से थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये नहीं है कि पूरी की पूरी बिरादरी एकदम कहीं इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। कुशवाहा की वजह से पूरे शाहाबाद में अगर इफेक्ट पड़ा, तो ये क्यों ना माना जाए कि बिहार में भी पड़ सकता है? उपेंद्र कुशवाहा की वजह से नहीं पड़ा, चूँकि वो कुशवाहा वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो गया औरंगाबाद में। वो राजद के उम्मीदवार के साथ चला गया, क्योंकि राजद उम्मीदवार उसी जाति का था। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। उसकी प्रतिक्रिया में फिर आरा में हुआ कि भाई वहाँ जब उन्होंने राजपूत को वोट नहीं किया, तो यहाँ राजपूत भी उनको वोट नहीं करेंगे। और ये काराकाट में तो और वहाँ दूसरा उनके पास ऑप्शन था पवन सिंह का, और जो बाकी बचे थे वो 1 लाख से ज़्यादा वोट पवन सिंह का आया। तो बहुत दूसरे नंबर पे रहे, तो वो वोट अगर ऐड होता है इनके साथ, तो इनकी जीत पक्की थी। और फिर वो रिएक्शन जो रहा आरा में उसका रिएक्शन हो गया। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है तीनों सीटों पर। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये उपेंद्र कुशवाहा के कारण हुआ। उसमें राजद की भी बड़ी भूमिका थी, लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने सोच समझ के रणनीति के तहत ये सब किया था। कई 8 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो
इसलिए ये सब बदलाव आया, उसमें सबकी कुछ ना कुछ भूमिका रही। अब देखिए, ये तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब बात बिहार की सियासत में एक नए चेहरे की, वो है प्रशांत किशोर। भले ही बहुत लोग उन्हें नया चेहरा ना माने, लेकिन जिस तरीके से पार्टी बनाने का उन्होंने ऐलान किया है, जरूर कहा जाएगा कि एक नई राजनीति बिहार में वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने घोषणा करना शुरू किया है, जो ऐलान उन्होंने करने शुरू किए हैं, मतदाताओं को रिझाने का जो एक नया सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, कितना बड़ा असर छोड़ने वाले हैं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर बड़ा असर छोड़ेंगे। भितिहरवा में 2022 में जिस दिन उन्होंने अपनी ये जन सुराज यात्रा की शुरुआत की थी, उस समय मैं वहाँ मौजूद था। और जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, यात्रा से पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों की एक मीटिंग थी। उसमें मैंने देखा अपनी आंखों से कि उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा था, और मैं तो रास्ते में भी उनके साथ था, क्योंकि उस को कवर करने के लिए मैं भितिहरवा गया था। तो रास्ते में गांव-गांव से लोग उनके स्वागत के लिए फूल माला लेकर जगह जगह रोक कर उनका स्वागत कर रहे थे। इसका माने ये हुआ कि बिहार की जनता में एक तड़प है, एक बेचैनी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और उनको कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जिसको वो उसको चुने और वो नई सरकार कोई बना सके, नई व्यवस्था कोई शुरू हो सके। तो प्रशांत किशोर में लोगों को एक दिख रहा है कि प्रशांत किशोर स्वच्छ छवि के हैं और वो कुछ बड़ा चीज़ कर सकते हैं। उनके साथ एक ऐसी टीम है, कई माने राजनीतिक दलों को, इवन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने सहयोग किया है, नीतीश कुमार को सहयोग किया है, ममता बनर्जी को किया है, और नीतीश कुमार ने तो अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष तक उनको बना दिया था। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास राजनीतिक सूझबूझ तो है ही, ये क्षमा करें, प्रशांत किशोर के पास राजनीतिक सूझबूझ तो है ही। उनके पास एक ऐसी टीम है जो हवा का रुख बदलने का काम करती है। दूसरी बात, उनके पास साफ और क्लियर एजेंडा है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है और जनता किन मुद्दों पर वोट कर सकती है। उनके पास एक मुद्दा है। तो और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि रोज़गार के लिए बिहार से लोगों को पलायन न करना पड़े, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर अगर वो लोगों के बीच जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा जन समर्थन मिलेगा। बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है और इस बार उन्होंने कहा है कि 2025 के चुनाव में वो एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और सभी पार्टियों को चैलेंज देने वाले। प्रशांत किशोर ने जब ये अपनी जनसुराज यात्रा शुरू की थी, तब कहा था कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यात्रा निकाली, कई जिलों का भ्रमण किया है। मतलब कि पन्ना प्रमुख कहिए कि प्रशांत किशोर ने बना रखा है, बीजेपी से ज़्यादा जितने जिलों की उन्होंने यात्रा की। लेकिन अब पार्टी बनाने का ऐलान, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, और अभी से कहिए कि घोषणा पत्र जारी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। कितना बड़ा इफेक्ट डालेंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति का भी एक इफेक्ट होता है। जो पुराने नेता पहले से ही एस्टेब्लिश हैं, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे? चुनौती तो वो बहुत बड़ी बनेंगे, इसलिए कि वो 2 साल से, और हमको लगता है कि बिहार के वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 साल तक लगातार पदयात्रा की। बिहार के गांव-गांव को उन्होंने छान डाला है और उसी क्रम में लोग उनसे जुड़ते गए। वो शुरू में एक छोटी टीम लेकर के आए, यहाँ काम शुरू किया, मगर आज उनके पास एक बड़ी फौज बन गई है और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ सभा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंडल, कमंडल, जाति, धर्म, ये सब की बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते। वो सिर्फ गांव में क्या विकास हुआ पिछले 20 साल में, 25 साल में, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को शिक्षा मिली, आप बीमार पड़ते हैं तो इलाज की क्या व्यवस्था आपकी है, नौकरी की आपके लिए क्या व्यवस्था है, बूढ़े होते हैं तो आपके लिए कहाँ से खाना पानी मिलता है। ये सब माने आम आदमी जो रोज़ झेल रहा है गांव में और शहरों में, वो उसकी चर्चा करते हैं, जो सीधे सीधे उनके दिल में उतर जाती है वो बात। कोई लंबा चौड़ा थीसिस वो नहीं देते हैं वहाँ, जो आजकल के राजनेताओं का रोग है कि वो दिखलाते हैं कि हम स्वर्ग जमी पर उतार देंगे आपके लिए, तो ये वो वादा नहीं करते। और
दूसरी बात यह है कि बिहार में जो भी दल या नेता हैं, सबको जनता ने देख लिया है, परख लिया है। किसी में वो मादा नहीं है कि बिहार को बदल सके। नीतीश कुमार में ज़रूर वो उम्मीद दिखी थी, लालू प्रसाद में भी एक समय में वो उम्मीद दिखी थी, मगर फिर थोड़े दिनों के बाद सब राह भटक गए। नीतीश भी राह भटक चुके हैं और अब वो जो सपने लेकर के राजनीति में आए थे और लोगों ने जो सोच के उनको समर्थन दिया, उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इसलिए एक नए चेहरे की तलाश लोगों को है, और जहाँ जहाँ इस तरह के नए चेहरे आते हैं पूरे होमवर्क और तैयारी के साथ, तो उसे जनता का सपोर्ट भी मिलता है। कई सारे उदाहरण भरे पड़े हैं राजनीतिक इतिहास में। तो हमको लगता है प्रशांत किशोर एक बड़ी चुनौती वो बनकर उभरेंगे और उनको जनता का अच्छा समर्थन भी मिलेगा। और उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2 अक्टूबर को हम पार्टी की घोषणा कर देंगे। उन्होंने शुरू में ये कहा था कि अभी हम पार्टी नहीं बना रहे हैं, मगर हम जनता से राय ले रहे हैं, जनता चाहेगी तो हम पार्टी भी बनाएंगे। तो जनता से राय ली उन्होंने, सब लोगों ने कहा कि आपको आना चाहिए राजनीति में, तो वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसके पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है खाने पीने का, उनको 2000 रुपया प्रति महीने सरकार की ओर से पेंशन दिया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं तो। और हर घर के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए 10 से 15 हज़ार के रोजगार की व्यवस्था उनके ज़िले में, उनके गांव में की जाएगी, ताकि पलायन रुक सके। जो बाहर से भी लोग आएंगे नौकरी छोड़ के, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। तो ये दोनों ऐसी बड़ी घोषणा है कि हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। गांव देहात शहर में हर जगह बेरोजगारी है। तो नौजवानों को, अशक्त वृद्ध परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणा है। और दूसरे कि वो सीधे पूछते हैं कि इसमें यादव के कितने बच्चे हैं, सभाओं में अपने हाथ उठाते हैं लोग ये, तो आपके बच्चे कितने पढ़े हैं? तो कोई कहता है BA हैं, कोई MA है, कोई मैट्रिक पास है। तो कहा कि उनको क्या मिला? तो कुछ नहीं। तो देखिए 9वीं पास वो राज सुख भोग रहे हैं, उनकी क्या योग्यता है? तो 9वीं पास हैं। तो इस तरह के उदाहरण दे दे करके वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत असर पड़ता है। लोग बहुत स्वागत उनका कर रहे हैं। एक सवाल है कि जब प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी टीम बना ली है, इतना कुछ उन्होंने जमीन पर हासिल कर लिया है, तो फिर लोकसभा चुनाव से क्यों भाग गए? नहीं, लोकसभा के लिए तैयारी नहीं थी, वो नीचे से शुरू करना चाहते हैं और इसलिए विधानसभा में वो अच्छे से लॉन्च करेंगे। और उन्होंने कह दिया है कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है कि हर 6 विधानसभा पर कम से कम एक महिला उम्मीदवार जरूर होगी। यानी हर लोकसभा के अंदर आने वाले विधानसभा में एक महिला उम्मीदवार कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है अगर योग्य उम्मीदवार मिले तो वो किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जातीय धर्म और इसके कोटा पर हम उम्मीदवार खड़े करेंगे, वो वहीं के लोगों से पूछ करके उम्मीदवार देंगे। तो ये एक नया प्रयोग भी है बिहार में, जिसकी कल्पना JP करते थे, ग्राम स्वराज और जन पंचायत और दूसरी लोकतंत्र के क्या इतना आसान है हर घर में स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हज़ार रुपए का रोजगार युवाओं को दे देना? क्योंकि अगर इतना आसान है, अगर सब कुछ तैयार है, तो पिछली सरकारें क्यों नहीं कर पाई? देखिए, इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। इच्छा शक्ति यहाँ नहीं है सरकारों में। योजनाएं तो बहुत आती हैं, केंद्र सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, मगर कितने में सफलता मिल पाती है, कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, वो सब आधी अधूरी पड़ी रह जाती हैं। यहाँ तो सरकारी जब रोजगार की बात पिछले विधानसभा चुनाव में हुई थी, तो ये नीतीश कुमार जो कह रहे थे तेजस्वी यादव से कि पैसा कहाँ से लाओगे? तो वही ना है, फिर पैसा आया ना। तेजस्वी यादव को जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि कहाँ से लाओगे, अपने पिताजी के यहाँ से लाओगे, और फिर वो शिक्षक बहाल हुए, उनको तो मिल रहा है वेतन। तो इच्छा शक्ति हो तो राह निकल सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि नली गली बने या न बने, अस्पताल बने या न बने, डॉक्टर आए या ना आए, मगर हम रोजगार की व्यवस्था जरूर कर देंगे। यानी उनकी प्रायोरिटी तय है कि हमको ये प्राथमिकता के आधार पर करना है, उसके बाद बाकी सारे काम भी करना है। उसके माने कारण भी हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की ताकत का अंदाजा तो उन्होंने पिछले MLC चुनाव में सारण में अपना एक प्रत्याशी जिता के वो दिखा दिया था। 600 से ज़्यादा मत उनको, अधिक वोटों से वो जीते थे। अफजल आजम ऐसे कुछ, अशफाक अहमद को।
तो देखिए, प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं उसमें सत्यता है और उसके माने उसके आधार हैं। बिहार की सरकार ने अभी हाल ही में, नीतीश कुमार ने बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के लिए 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हुआ था कि उद्योग विभाग से उनको 10 लाख रुपया मिलेगा, और 8,000 शुरुआती दौर में 16,000 से ज़्यादा नौजवानों ने उसके लिए आवेदन किया, और हुआ कि लॉटरी पर निकाला। भाई, लॉटरी पर क्यों निकालेंगे? आप सबको जब कह रहे हैं कि हम रोज़गार का वो देंगे और सरकार के पास उतना पैसा है, अगर पैसा नहीं रहता तो आप योजना नहीं बनाते। तो आपके पास है तो आप पैसा दीजिए और उनको रोज़गार दीजिए, योजनाएं तो हैं। ये शहबाज हुसैन जब मंत्री बने, हाँ, तो मंत्री बने तब हुआ था। हम्म। देखिए, सरकारों के एजेंडे में रोजगार देना कभी भी नहीं रहा है। सरकार ये चाहती है कि लोग बेरोजगार रहें, लोग परेशान रहें, तभी तो आप उनके पास जाएंगे, नहीं तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। दुनिया में एक ही मात्र देश केवल रूस हुआ जिसने रोजगार, सबको रोजगार देने की बात की और दिया। बाकी सरकारें रोजगार देना ही नहीं चाहती। अगर सरकार चाहेगी तो सरकार के पास इतने पैसे भी हैं और इतनी योजनाएं हैं कि सबको मिल जाए। आप देखिए, 1 एकड़ ज़मीन अगर गांव में किसी की है और 1 एकड़ ज़मीन को उसको चैनलाइज कर दिया और व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक नौजवान वहां पर अपना परिवार पाल सकता है, आराम से 25 से 30 हज़ार रुपया वो महीना कमा सकता है। लेकिन ये योजना आप लागू क्यों नहीं करते? आपके पास योजनाएं हैं, आप करते नहीं हैं। देखिए, सरकारें तो योजनाएं, घोषणाएं खूब करती हैं। जब सरकार बनने से पहले की बात होती है, बाद में कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है ये छिपा नहीं है किसी से। लेकिन सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या वो पोस्टर बॉय बन पाएंगे जो तेजस्वी यादव बन चुके हैं, जो चिराग पासवान भी हैं, नरेंद्र मोदी जैसा पोस्टर बॉय? क्या उनके नाम पर वोट मिलेगा? क्योंकि जाति का फैक्टर बिहार में है और वो पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, बिहार में तो सबसे पहले पूछी जाएगी कि प्रशांत किशोर किस जाति के हैं, और जब उनकी जाति पता चल जाएगी तो लोग उस आधार पर वो करने लगेंगे। लेकिन ये भी आप देखिए कि जब बिहार का नौजवान चिराग पासवान में बिहार का भविष्य देख रहा है, वो पासवान जाति से हैं, लेकिन अगड़ी जाति के भी नौजवान चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का नेता बने। तेजस्वी यादव को भी बिहार के भविष्य के रूप में बिहार के नौजवान देख रहे हैं। इवन लड़कियां, महिलाएं देख रही हैं चिराग और तेजस्वी में। तो क्यों नहीं कोई एक अच्छा नेता उभर कर सामने आ सकता है? और बिहार का नौजवान जब आगे बाहर जाता है पढ़ने के लिए, दुनिया के अनेक देशों में बिहार के लोग हैं, तो बिहार के लोग की बौद्धिक सोच बहुत अधिक है और राजनीति तौर पर बिहार के लोग, बच्चा बच्चा राजनीति में माहिर है। तो उन लोगों ने बिहार, ऐसा नहीं है कि बिहार केवल जाति के बारे में ही सोचता है, बिहार अपने भविष्य सुधारना चाहता है। और नौजवान वोटर जो हैं वो चाहेंगे कि कोई नया नेतृत्व सामने आए जिसके पक्ष में वोट किया जा सके। यही सवाल आपसे भी रहेगा कि क्या प्रशांत किशोर के साथ जाति का फैक्टर नहीं का लेवल जो है वो नहीं लगेगा? देखिए, बिहार को जाति के कुएं में ढकेला कौन? ढकेलने वाले तो यही राजनेता हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी उपलब्धि नहीं गिनानी पड़ेगी, अपने काम करके नहीं दिखलाना पड़ेगा, अपनी योग्यता प्रदर्शित नहीं करनी पड़ेगी। अपनी जाति का खेमा बना लीजिए और उसको कुएं में बंद रखिए कि वो दुनिया देख न सके और आप ही को अपना खुदा समझे। और तो नेता ही जिम्मेवार हैं जातीय भाव बढ़ाने के लिए। जातीय जनगणना करने की पहल मांग किसने की थी बिहार में? इन्हीं राजनेताओं ने की थी जो जातीय वोट समेट के और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। किसी पब्लिक संगठन से, सामाजिक संगठन से कहीं ये मांग नहीं उठी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज भी पूरे देश में जो हल्ला कर रहे हैं लोग, वो कौन है? सब राजनेता हैं। तो जो इससे लाभान्वित हैं वही ये जातीय विष घोल रहे हैं समाज में। जो लाभान्वित नहीं हैं उनको समझ में आ रहा है, जो पीड़ित पक्ष है उसको समझ में आ रहा है कि ये अफीम है। जाति, जैसे मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, वैसे ही बिहार में या देश में जाति अब अफीम बन गई है और ये चटा चटा के नेता वोट ले रहे हैं और राज सुख भोग रहे हैं। तो इस कुफ्र को तोड़ने में सक्षम है प्रशांत किशोर, क्योंकि उनके पास वो हवाई नेता नहीं है और कोरी गप्पाबाजी नहीं करते हैं, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है नेतागिरी का। कोई लोग तो यही सवाल और वो देश दुनिया उन्होंने देखा है, कैसे देश में, दूसरे देशों में विकास होता है, कैसे योजनाएं वहाँ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, कैसे नए नए आइडियाज़ वहाँ लाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तो उसको वो चाहते हैं कि यहाँ मौका मिले तो जनता मौका दे तो वो धरती पर उतारेंगे। तो एक बार मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। एनटी रामाराव का उदाहरण आंध्र प्रदेश का हमारे सामने है
कि कैसे उन्होंने पलट दिया था। एक फिल्म अभिनेता थे और सत्ता पलट दी थी कांग्रेस की हुकूमत। केजरीवाल का उदाहरण सामने है। दिल्ली में भाजपा इतनी मजबूत, कांग्रेस की सरकार, लोकप्रिय सरकार शीला दीक्षित की, उसको उन्होंने पलट दिया। तो इसलिए कोई ईमानदारी से प्रयास करेगा तो ये सारे जो कीट फतिंगे जो उड़ रहे हैं उनका सफाया करने में देर नहीं होगी। अब देखिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो है राजद। जिस तरीके से अब पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस हुआ और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन सवाल है कि क्या 25 की राह राजद के लिए आसान है? 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, महज 4 सीटों पर चुनाव जीता, सहयोगी दलों का स्ट्राइक रेट उनसे ज़्यादा अच्छा रहा। तो अब क्या 25 में जिस तरीके से मनमानी इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद ने की है वो कर पाएगी? राजद की अब राह जो है वो कांटों भरी है और उस कांटों से निकल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस भी अब उनकी बात नहीं मानेगी। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को उपेक्षित रखा और एकदम अंत में सीटें दी, तरसा के 10 बार दौड़े उसके प्रदेश अध्यक्ष, तब जाके सीटें दी, पूर्णिया की सीट नहीं दी। तो अब उसका 9 में से 3 सीट जीत गए कांग्रेस, पूर्णिया भी जीत गए वो। तो उनकी ताकत घट गई है। और दूसरे की माले को उन्होंने 3 सीट दी, 3 में 2 सीट वो जीत गए। तो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। आप 23 लड़े और 23 में जीते 4। तो आप तो सबसे उसमें दयनीय स्थिति में आप रहे महागठबंधन में। तो अब महागठबंधन के नेता या पार्टियां आपको बड़ा भाई नहीं मानेंगी। अब बड़ा भाई उसमें कांग्रेस है, भाकपा माले है, उसकी ताकत ज़्यादा दिखी इस चुनाव में। तो उस आधार पर वो ज़्यादा दावेदारी करेंगे विधानसभा की सीटों पर और वो अपनी मांग रखेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल है कि 20 के चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को दी थी राजद ने, लेकिन 19 सीटों पर सिमट गई। तो उसका भी तो कुछ असर रहेगा? नहीं, सिमट गई तो राजद भी कई बार सिमटी है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी, अभी 22 सीटें विधानसभा में रही हैं उसकी एक बार। तो चुनाव में तो घटना बढ़ना लगा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार जो चुनाव हार गया वो पूरी ज़िंदगी हारते रहेगा, वो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। परिस्थितियां और समर्थन और जनता की सोच भी बदलते रहती है। तो उस हिसाब से अभी चूँकि ताज़ा ये लोकसभा चुनाव है, तो इस आधार पर दावेदारी सभी दलों की बढ़ेगी और कहे कि उस हिसाब से हमको सीट दीजिए। तो क्या सवाल है कि राजद कांग्रेस और माले की बात मानेगी? देखिए आरजेडी के पास बात नहीं मानने का कोई वो भी नहीं है, माने कारण भी नहीं है। और वो माने उनके पास कोई चारा नहीं है। सवाल ये है। अब देखिए नीतीश कुमार के साथ भी अगर वो चले जाएंगे तो नीतीश कुमार आधी सीटें मांगेंगे, तो आधी आधी पर अगर लड़ेंगे वो, तो तब भी सभी सीटें वो नहीं जीतेंगे, तो मुख्यमंत्री उनका बेटा नहीं बन पाएगा। सवाल ये है कि आरजेडी आगे की रणनीति क्या बनाती है, किनके साथ उनको जाना है। कांग्रेस की ताकत हाल के दिनों में बढ़ी है। राहुल गांधी ने जो देश में 2 यात्राएं की और गांव-गांव वो घूमे हैं, यात्राओं का फ़ायदा मिला है। चंद्रशेखर जी को भी मिला था, वो तो प्रधानमंत्री तक बन गए थे। तो यात्रा करने के बाद राहुल की ताकत बढ़ी है, राहुल की समझ भी बढ़ी है। तो कांग्रेस अब उस में नहीं है कि जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। कांग्रेस अपना हक मांगेगी। पप्पू यादव कितनी बड़ी परेशानी खड़ा करने वाले हैं? वही मैं कह रहा था कि आज पप्पू यादव कल ही जाके मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं और उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। तो पप्पू यादव सबसे बड़ी ताकत बन के बिहार में लालू प्रसाद यादव के लिए चैलेंज बन के खड़े रहेंगे। और कांग्रेस के तमाम नेता जो अखिलेश सिंह पर जो ये आरोप लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस के कमज़ोर होने के पीछे अखिलेश सिंह हैं, वो लालू यादव के शिष्य हैं। तो अब कांग्रेस अपने भीतर की उस बेचैनी को बाहर ला रही है, तो कांग्रेस अपने मजबूत होगी। दूसरा, भाकपा माले की भी ताकत बढ़ी है। माने अब 2 सांसद जिनके एक ज़माने में आरा से केवल रामेश्वर प्रसाद भाकपा माले के पहले सांसद चुने गए थे, इस बार तो आरही के इलाके में 2 माने आरा भी और काराकाट भी 2 जीत। हाँ, आरा के। दूसरा, नालंदा में भी जो भाकपा माले हारा है तो वो बहुत मामूली वोटों से हारा है, तो उसकी ताकत बड़ी है। भाकपा माले अपनी सीटें बढ़ाकर चाहेगा कि विधानसभा चुनाव में वो सीटें बढ़ाएगा, कांग्रेस बढ़ाएगा, तो लालू प्रसाद यादव को अपनी सीटें कम करनी पड़ेंगी और निश्चित रूप से कम करनी पड़ेंगी। नहीं चलेगी उनकी। तो ऐसे में उनकी ताकत कमज़ोर होगी, वो आगे अब बढ़ने वाले
नहीं दिख रहे हैं। अब बढ़ जाए तो नहीं, अब देखिए, अब तो चुनाव 2025 में हो या 24 के लास्ट में ही हो जाए, अब ये तो नीतीश कुमार और एनडीए पे डिपेंड करता है कि क्या फैसला लेंगे। लेकिन इतना तो है कि जो चुनाव होंगे उसमें राजद ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मनमानी की और जो परिणाम निकल कर आए हैं वो उसके सहयोगी दलों के लिए तो अच्छे हैं। एक वीआईपी को छोड़ दे तो जो तीनों की तीनों सीट हार गई, लेकिन अन्य सहयोगी दलों ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। राजद 23 सीटों पर लड़ी और महज 4 जीती है, तो इस वजह से स्ट्राइक रेट उसका कम है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में वो किस तरीके से अपने सहयोगियों को साथ रखती है और सहयोगी कितना दबाव राजद पर बना पाते हैं। अगर ज्यादा दबाव बनाए तो निश्चित तौर पर राजद को ज्यादा से ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ेंगी सहयोगी दलों के लिए। और ये भी एक सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार वोट ट्रांसफर कराने में तो वो काफी पीछे रह गए और उनका जलवा तो देखने को नहीं मिला है। अब 25 का चुनाव विधानसभा का जो आगामी है कब हो जाए, जब भी हो, लेकिन राजद की राह इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आसान नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो प्यार है वो लालू यादव के लिए उमड़ रहा है और जन सुराज कितनी बड़ी चुनौती बिहार में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए खड़ी होने वाली है, ये तो जब पार्टी बन जाएगी और उसके बाद का जो माहौल है उससे पता चलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।